दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, आपदा राहत आपदा प्रबंधन है, उससे संबंधित अगला जो नेक्स्ट वीडियो का ही अगला फॉर्म है, उसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे 51 से लेकर के 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश आपदा प्रोफाइल के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले, बताना है कौन से जिले भूकंपीय संवेदनशीलता के अंतर्गत जोन 5 के अंतर्गत शामिल है। देखिए दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश में जो बहराइच और सहारनपुर है, इनको ही जोन 5 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद यह जोन 4 के तहत आते हैं, जोन 4 के तहत आते हैं। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसकी स्थापना जनवरी 1948 में करी गई थी, तो इसका प्राइमरी ऐतिहासिक उद्देश्य क्या था, यह बताना है। तो इसका उद्देश्य था, शुरुआत में इसका उद्देश्य यह था कि जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग हैं, डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी सहायता के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की जाए, एक सिस्टम की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, इनके लिए जो चिकित्सीय सहायता होती है, उनके लिए किया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है, उसका जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, उसके संदर्भ में भारतीय मानक संस्थान किस तिथि को अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, यह 6 जनवरी 1947 को ही अस्तित्व में आया था। इसकी घोषणा तो 1946 में ही हो गई थी, लेकिन यह 6 जनवरी 1947 को इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और यह जो संस्थान है, फाइनली जाकर के 1987 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल करके भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान चरण 2021 से 26 के तहत नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य घटक के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय पोषण प्रदान किया जाता है। तो देखिए, सामान्य राज्यों के लिए 60:40 का रेशियो है, तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90 और 10 के अनुपात में सहायता दी जाती है। लेकिन अगर हम RMBA की बात करें, देखिए हाँ, RMBA जैसे फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए ऐसा है 60-40 और 90-10, यह फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। लेकिन RMBA के लिए, यानी रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड वर्क्स इन बॉर्डर एरियाज़ के लिए, यह 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100%। क्वेश्चन नंबर 55, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2015 की धारा 61 के अनुसार आपदा राहत और सहायता के वितरण के संदर्भ में किस आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो है लिंग, जाति, समुदाय, धर्म और वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जब राहत सामग्री दी जा रही है, पुनर्वास दिया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रहा है, तो उसमें इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत के आधे से अधिक लगभग 54.4% वन क्षेत्र कभी कभार लगने वाली आग की चपेट में आते ही रहते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में लगभग 36.7% वन क्षेत्र ऐसा है जो किसी भी महत्वपूर्ण वनाग्नि से प्रभावित नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आंसर जो है C 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का गठन 28 नवंबर 2016 के किया गया था, जिसका उद्देश्य वी सर्व टू सेव है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के प्रभावी शमन, त्वरित प्रतिक्रिया तथा पुनर्वास कार्यों के लिए संचालन हेतु राहत आयुक्त कार्यालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो दोनों दोस्तों बताना है आपका। तो देखिए, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। SDRF का जो गठन है वो 28 नवंबर 2016 किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसका जो मोटो है वह है वी सर्व टू सेव, वी सर्व टू सेव। और दूसरा जो है, उत्तर प्रदेश में जो आपदाओं के शमन यानी मिटिगेशन और त्वरित प्रतिक्रिया तथा पुनर्वास जो कार्य है, रिहेबिलिटेशन के कार्य होते हैं, उसके संचालन है तो राहत आयुक्त कार्यालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत राहत सामग्री या आपदा लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करने पर अधिकतम 2 वर्ष के कारावास और तथा जुर्माने का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप गलत तरीके से क्लेम करके राहत सामग्री का लाभ उठा रहे हैं तो इसके लिए 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। और धारा 53 के अनुसार राहत कार्यों हेतु आवंटित धन या सामग्री का दुरुपयोग करने पर अधिकतम 2 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। ये भी स्टेटमेंट सही है। धारा 56 के तहत किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के पालन में जानबूझकर असफल रहने पर अधिकतम 1 वर्ष के कारावास से जुर्माने का प्रावधान है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। कथन और कारण पर विचार करना है। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित कोपिली नदी का पानी कोयला खनन गतिविधियों के कारण अत्यधिक अम्लीय व प्रदूषित हो चुका है, जिसे एक बड़ी मानव जनित पारिस्थितिकी आपदा माना जाता है। दूसरा है कारण है रैट होल खनन से निकाले गए निम्न गुणवत्ता वाले कोयले में मौजूद उच्च सल्फर की मात्रा को बहते जल द्वारा साफ करने के लिए उत्खनित कोयले को कोपिली नदी की धारा में कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जो मेघालय की जो कोपिली नदी है, अगर आप देखोगे तो मेघालय में चूँकि रैट होल माइनिंग होती है और उसके कारण अत्यधिक प्रदूषित और अम्लीय इसका जल हो गया है। अब ये होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तो आप देखोगे तो जो कोयला में उच्च सल्फर होता है उसकी मात्रा को कम करने के लिए ये जो कोयला होता है ना उसको उसी नदी में छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, कोपिली नदी में। तो वो जो पूरा सल्फर है वो बह बह करके रिस करके करोड़ होकर के कोपिली नदी में प्रवाहित हो जाएगा सल्फर, और इससे पूरा का पूरा जो जल है, पूरा वाटर सिस्टम है वह एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा और पूरी नदी जो है एक तरीके से डेड हो जाएगी। तो यही स्थिति कोपिली नदी के साथ हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इस वजह से इसका स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। सुनामी का ऐतिहासिक वर्ष और संबंधित भौगोलिक उद्गम। देखिए इतिहास में कुछ प्रमुख सुनामी आई हैं जिन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो उनमें से कुछ प्रमुख सुनामियों की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो वर्ष 1524 में जो सुनामी आई थी वो महाराष्ट्र में आई थी, दाभोल के निकट महाराष्ट्र में। 1762 इसकी ये जो सुनामी आई थी आराकान तट म्यांमार में आई थी। 1819 इसकी ये जो है कच्छ कारण गुजरात में आई थी और 1881 कार निकोबार में आई थी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार की गए भारत के भूकंपीय जोनेशन मानचित्र के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग भूकंप जोन 3 के अंतर्गत शामिल है। देखिए भारत मानक ब्यूरो भारत को 4 प्रमुख भूकंपीय जोनों में विभाजित करता है, 2, 3, 4 और 5। जो जोन 3 है उसके अंतर्गत देश का सर्वाधिक लगभग 30.4% भाग आता है। भूकंप जोन 3 के तहत 30% के आसपास आता है और भूकंप जोन जो 4 है उसके अंतर्गत लगभग 10% आता है। भूकंप 5 के तहत 10% आता है और भूकंप 4 के तहत 17% आता है और भूकंप 2 के तहत 2 की बात करेंगे तो उसके तहत लगभग 41% आता है। सबसे ज़्यादा भूकंप 2 के भूकंप जो है वो जोन 2 के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने प्रतिशत किसके तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 जून 1947 में भारत मानक संस्था के पहले महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर लाल सी वर्मन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 भारत सरकार द्वारा देश में व्यापक स्तर पर बाढ़ नियंत्रण के उपायों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1954 में शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, कोई ऑप्शन नहीं है था, BE सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपदा जोखिम न्यूनीकरण शब्दावली के अंतर्गत किसी संकट यानी हैजार्ड के द्वारा भौतिक वस्तुओं तथा जीवन के होने वाले नुकसान की अंतर्निहित प्रवृत्ति या संवेदनशीलता को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसी को वल्नरेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो संवेदनशीलता है यानी जो नुकसान होने की संभावितता है वह कितना है, वही को वल्नरेबिलिटी बोला जाता है, सुभेद्यता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 मौसम विज्ञान एवं आपदा प्रबंधन के अनुसार भारी मूसलाधार वर्षा की शुरुआत के पश्चात अधिकतम कितनी समयावधि के भीतर आने वाली बाढ़ को आकस्मिक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों अगर फ्लैश फ्लड की डिफिनेशन अगर आप देखोगे तो वह तीव्र बाढ़ होती है जो भारी वर्षा के प्रारंभ होने के 6 घंटे के भीतर उत्पन्न होती है, 6 घंटे के भीतर उत्पन्न होती है।
और यह भारी विनाशकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अध्याय 3 धारा 14 के तहत 14 से 24 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन और शक्तियों का वैधानिक प्रावधान दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अध्याय 3 धारा 14 से 24 के तहत SDMA और अध्याय 4 धारा 25 से 34 के तहत प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन की स्थापना तथा उसके विस्तृत कार्यों का वर्णन किया गया। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया 1953 में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के आधार पर शुरू की गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा यह है कि 2004 से हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण हेतु कुल 8 देशों का समूह निर्धारित किया गया है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी सही ऑप्शन हो जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2015 से 30 तक की अवधि के लिए आपदा जोखिम को कम करने हेतु एक 15 वर्षीय स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जोखिम को कम करने के लिए कुल 7 वैश्विक लक्ष्यों के साथ साथ 4 प्राथमिक क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, अगर सेंडाई फ्रेमवर्क स्वतंत्र रूप से कार्य करता था, इसका पेरिस जलवायु समझौते तथा सतत विकास लक्ष्यों के साथ कोई वैश्विक नीतिगत एकीकरण या समन्वय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह ऐसा नहीं है। SDG के साथ इसका संबंध है और जो है पेरिस जलवायु समझौते के साथ भी इसका रिलेशन बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में आने वाले चक्रवातों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं वह अरब सागर की तुलना में अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। बंगाल दूसरा कारण देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के अत्यधिक शक्तिशाली होने का मुख्य कारण वहाँ की अरब सागर की तुलना में समुद्र की सतह का निम्न तापमान और कोरियालिस बल की पूर्ण अनुपस्थिति है। तो देखिए ऐसा नहीं है, कोरियालिस बल तो आवश्यक होता है और बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री सतह का तापमान अधिक होने से चक्रवात को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो कोरियालिस बल वाला लिखा हुआ ये गलत है। कोरियालिस बल की पूर्ण अनुपस्थिति होती है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी भूकंपीय घटना और इससे संबंधित वर्ष बताना है। तो देखिए, कांगड़ा का भूकंप आया था 1905 में, लातूर का भूकंप आया था 1993 में, चामोली का भूकंप आया था 1999 में और भुज भूकंप 2001 में आया था। तो इस वजह से ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन स्रोतों के अनुसार भारत की 7516 किलोमीटर की लंबे कुल तटरेखा में से कितनी लंबाई का तटीय क्षेत्र चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है या प्रभावित रहता है? तो दोस्तों लगभग 5700 किलोमीटर का जो क्षेत्र है या तटीय इलाका है वह सीधे प्रभावित रहता है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी भी सुभेद माना जाता है लेकिन उतना संवेदनशील या प्रभावित नहीं है। IMD के मानदंडों के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा की मात्रा सामान्य वर्षा से कितनी विचलित होने पर आधिकारिक रूप में गंभीर सीवियर ड्राफ्ट की स्थिति मानी जाती है? तो देखिए, सामान्य वर्षा से अगर 25% कम हो जाए, कितना 25% अगर कम हो जाए तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर वास्तविक वर्षा सामान्य से 50% कमी हो जाए तब इसको गंभीर सूखा की श्रेणी में डाला जाता है। तो 25% आपको ध्यान रखना है, 25% से कम हो जाएगी सामान्य से तो इसको सूखे की श्रेणी में डाला जाएगा और गंभीर सूखा तब माना जाएगा जब 50% से भी कम हो जाएगी। 10 से 25% की कमी अगर है तो साधारण सूखा, तो 26 से 50% की विचलन को मध्यम सूखा भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। 10 से 25% एक वर्गीकरण ये है, 25 से 50% का वर्गीकरण दूसरा है जिसको मध्यम सूखा बोलते हैं। फिर 50% से अधिक है तो इसको सीवियर ड्राउट के केस में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अपनाए गए सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत मुख्य रूप से कितने प्राथमिक क्षेत्र और कितने वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये देखिए बार बार आ रहा है, इसके पहले भी आ गया है। तो इसमें 4 प्राथमिक क्षेत्र हैं और 7 वैश्विक लक्ष्य हैं। तो देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। 4 प्राथमिक क्षेत्र और 7 वैश्विक लक्ष्य हैं। 1883 में जावा सुमात्रा के निकट क्राकातोवा द्वीप पर तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न भयंकर सुनामी तरंगों के उदाहरण
तथा इनके वैज्ञानिक व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनामी की गति की अवधारणा को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, सुनामी जो है यह तरंगे मुख्य रूप से अंतर्जात बलों जैसे भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न होती हैं, जिनकी गहरी समुद्र में गति अत्यंत तीव्र होती है, परंतु तट के पास पहुंचने पर इनकी गति कम हो जाती है और तरंग ऊंचाई अत्यधिक बढ़ जाती है। यही स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, वनाग्नि के 3 मुख्य प्रकार क्राउन फायर, सरफेस फायर और ग्राउंड फायर के संदर्भ में उनके दहन और नियंत्रण की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, जो सरफेस फायर है ये अभी देखा गया था, सबसे आम प्रकार का फायर है जिसमें केवल ज़मीनी स्तर पर पड़े शुष्क पत्तों और झाड़ियों का दहन होता है, जबकि क्राउन फायर पेड़ के मुकुट यानी ऊपरी जो क्राउन होता है वो जल जाता है और अत्यधिक तीव्र और अनियंत्रित होता है। तो यही सी वाला सही हो जाएगा। भारतीय सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा उसमें उत्पन्न होने वाले वार्षिक अंतर के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 2 सूखाग्रस्त क्षेत्र और वार्षिक वर्षा में 25% से कम अंतर वाले क्षेत्र तथा 25% या उससे अधिक वाले क्षेत्र में विभाजित किया है। और इस क्षेत्रीय वर्गीकरण के अंतर्गत वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले सूखा क्षेत्र में झारखंड का छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश का बघेलीगढ़ क्षेत्र तथा मध्य पूर्वी तमिलनाडु का को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो भारतीय जो सिंचाई आयोग है उसने वर्षा की मात्रा या मौसमी अंतर के आधार पर भारत को 2 प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले सूखा संवेदनशील क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड था मध्य पूर्वी तमिलनाडु को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनवरी 2008 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और NDRF के दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया रिजर्व नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व के गठन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा गलत बताना है? तो कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, UN द्वारा वैश्विक स्तर पर आपदाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 1990 से 2000 तक के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया था और आपदा के पश्चात प्रभावित राष्ट्रों और समुदायों की सुव्यवस्थित पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिए ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के रूप में कार्य करने हेतु वर्ष 2005 में जापान के कोबो शहर में अंतर्राष्ट्रीय बहाली मंच की स्थापना करी गई थी। जून 2006 में विश्व बैंक द्वारा आपदाओं से होने वाली हानियों को दीर्घकालिक रूप से कम करने हेतु ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शंस के पूर्ण समर्थन में एक रणनीतिक साझेदारी को अपनाया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखोगे तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कथन और कारण है। 2004 में जो हिंद महासागर में आई अत्यंत विनाशकारी सुनामी लहरों के पारिस्थितिकी प्रभाव स्वरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 45% प्रबल भित्तियाँ पूर्णतः नष्ट हो गई थी। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्रबल भित्तियों तटीय जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। अत्यंत संवेदनशील जलीय जीवन चक्रण के कारण सुनामी से नष्ट हुई प्रबल भित्तियों की प्राकृतिक रूप से पूर्ववत पुनर्जीवित बहाल होने में लगभग 700 से 8 वर्ष का समय लगेगा। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर भारत में कुछ जो है आपदा और भौगोलिक संवेदनशील क्षेत्र और दूसरा है स्रोत आधारित प्रतिशत हिस्सा, ये आपको मैच करना है। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है यह जो है आ जाएगा आपका 66.5%। उत्तर पूर्वी हिमालय भूस्खलन का क्षेत्रीय विवरण इसमें जो है 18% के आसपास हो जाएगा। पश्चिमी घाट ये जो है काफ़ी कम संवेदनशील है 14.7%। और भूकंप जेन 5 कुल देश का कितना परसेंट है? 10% के आसपास है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल कितने राज्यों द्वारा बड़े बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, इमरजेंसी प्लान शुरुआत किया गया है?
तो ऐसा जो है 8 राज्यों द्वारा किया गया है, 8 राज्यों द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद AICR के आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सॉइल इरोजन की गंभीर समस्या से पीड़ित है? तो ICR के आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% भूमि जो है वह सॉइल इरोजन की समस्या से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार द्वारा 2022 तक कुल 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के अंतर्गत कितनी क्षमता विशेष रूप से सोलर पावर के उत्पादन के लिए निर्धारित तय की गई है? तो दोस्तों कुल 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत लगभग 100 गीगावाट विशेष रूप से सोलर से जो है प्राप्त करने की व्यवस्था करी गई। तो इसमें जो है 100 नहीं है, वजह से डी हो जाएगा। भूस्खलन के विभिन्न रूपों के अंतर्गत किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना भूवैज्ञानिक शब्दावली में निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो लैंडस्लाइड अगर इस तरीके की होती है तो भूस्खलन की शब्दावली में इसको हम रॉक फॉल बोलते हैं, रॉक फॉल, यानी बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भूकंपी तरंगों और उनके मापन के संबंध में प्रयुक्त होने वाले मार्केली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही बताना है आपको? तो दोस्तों मार्केली स्केल में यह भूकंप द्वारा धरातल पर होने वाले विनाशकारी प्रभाव को मापने वाला एक अनुभव आधारित ऑब्जर्वेशन बेस्ड पैमाना होता है। तो ये सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में चक्रवातों का सटीक पूर्वानुमान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। तो RSMC, ये बिल्कुल सही है, RSMC नई दिल्ली द्वारा ही जारी किया जाता है। और दूसरा है कि भारतीय सरकार की राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना NCRMP को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। 1953 में गठित केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाना, मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण पाना तथा कृषिगत भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना शामिल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1953 में ये केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड इसी उद्देश्य से गठित की गई थी। दूसरा ये है कि FAO के अनुसार वैश्विक स्तर पर विश्व की लगभग आधी आबादी भूमि 50% भूमि गंभीर मृदा अपरदन की समस्या से जूझ रही है। तो ऐसा नहीं है, 33% भूमि गंभीर मृदा से जूझ रही है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क मार्च 2015 में जापान के सेंडाई शहर में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान स्वीकृत किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, इस फ्रेमवर्क के तहत मुख्य रूप से 4 प्राथमिक 7 बिल्कुल यही सही है। इस फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के क्रम में नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष 10 सूत्री एजेंडे की घोषणा करी गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में स्थित नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में उत्तर पश्चिमी एवं तथा पूर्वोत्तर हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की बारंबारता एवं संवेदनशीलता अत्यधिक पाई जाती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमालयी क्षेत्र विवर्तनिक रूप से सक्रिय और नवीन परतदार संगठित सेल से बना है, जबकि पश्चिमी घाट और नीलगिरी अपेक्षित कठोर चट्टान से निर्मित और विवर्तन की दृष्टि से अधिक स्टेबल है, स्थायी। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 इसमें भी आपदा का प्रकार दिया है और उससे संबंधित जो नोडल मंत्रालय है उसको मैच करना है। तो देखिए, कोई बायोलॉजिकल घटना होती है तो इससे संबंधित जो मंत्रालय है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। साइक्लोन को भी डिस्कस किया गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। बाढ़ यानी फ्लड के लिए जल संसाधन मंत्रालय है और रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 91 की बात करते हैं। भारत में वनाग्नि की रोकथाम एवं समय हेतु प्रयुक्त होने वाली संस्था काम्पा का आपदा प्रबंधन स्रोतों में से निम्नलिखित में से पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों काम्पा का जो पूर्ण नाम है वह प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना है। प्रतिपूरक प्रबंधीकरण वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, यही है इसका नाम पूरा। इसको बोलते हैं CAMPA। इसका जो है अगर इंग्लिश में हम फुल फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 92 2018 में लोकसभा में दिए गए सरकारी वक्तव्य के अनुसार कर्नाटक राज्य के कितने जिलों के आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया? देखिए, ये स्टेटमेंट
इरेलीवेंट है, क्वेश्चन इरेलीवेंट है। क्वेश्चन नंबर 93, एफएसआई के एक अध्ययन के अनुसार भारत के कुल वन आवरण क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा वनाग्नि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील फायर प्रोन जो है श्रेणी में आता है। तो एफएसआई के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में कुल लगभग 24 या 25% के आसपास जो हिस्सा है वह अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 94, 2018 में जो पूर्वोत्तर हिमालय के सिक्किम दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थापित की गई वास्तविक समय आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली की मुख्य कार्यप्रणाली और क्षमता क्या है। तो यह आपको बताना है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा, यह वास्तविक समय के आंकड़ों का विश्लेषण द्वारा भूस्खलन की घटना से 24 घंटे पूर्व चेतावनी जारी करने में सक्षम होता है। आपदा प्रबंधन सिद्धांतों के अनुसार जल संबंधी सूखा हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट की वह विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है जिसमें अत्यधिक जल दोहन के कारण भूजल स्तर अत्यधिक गिर जाता है और वर्षा होने के बाद भी नदियों में जलाशयों का जल स्तर सामान्य नहीं हो पाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसको जो है हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट बोला जाता है, जल संबंधी सूखा ही इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, 1953 में स्थापित केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य तो ये अभी देखा गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एफए के अनुसार लगभग 2/3 भूमि, 2/3 लगभग 1/3 33%, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य एनडीएमए को सहायता प्रदान करना था, इसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 98, संसद में प्रस्तुत बांध सुरक्षा विधेयक देश भर में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव का वैधानिक प्रावधान करता है। इस विधेयक के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक बांध मालिक को अनिवार्य रूप से एक बांध सुरक्षा इकाई का गठन करना होगा जो मानसून से पूर्व मानसून के पश्चात बांध का निरीक्षण करेगी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट पे सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कै की एक रिपोर्ट अनुसार भारत में केवल 8 राज्यों द्वारा बड़े बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। तो ये भी अभी डिस्कस किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित कार्यक्रम ने जून 2014 में पूर्वोत्तर भारत में कोयला निकालने के लिए प्रचलित रैट होल माइनिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2014 में इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है एनजीटी के द्वारा। यह खनन पद्धति अत्यंत अवैज्ञानिक और खतरनाक है, जिससे खदानों के ढहने, वर्षा ऋतु में पानी भरने से मजदूरों की जान जाने का खतरा रहता है तथा कोयले में उपस्थित सल्फर के कारण जली नदी का जल गंभीर अम्लीकरण हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वैश्विक पहल या संस्था दी गई है, यहाँ संबंधित वर्ष दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बहाली मंच IRP, इसको भी डिस्कस किया गया था। यह 2005 में कोबे जापान में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक द्वारा ह्यूगो फ्रेमवर्क का दीर्घकालिक समर्थन 2006, इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, यह जो है 1990 से 2000 को जो है घोषित किया गया था, यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था। प्रथम विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन याकोहामा जापान में आयोजित किया गया था 1994 में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसका A2 B3 C4 D1 सही हो जाएगा। इस तरीके से इसमें से जो है इस पूरे वीडियो की समाप्ति के बाद 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया गया है।